गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9 विज्ञान हम पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 5 चल रहा है, जीव जो होता है, जीव की मूलभूत इकाई। इससे जो पहले की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था जो कोशिका होती है, कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है, जो जीव होता है कोशिका के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है, उनमें अंतर हमने पढ़ा था और कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की जो संरचना है उस संरचना के बारे में। सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकती है, कितने भागों में बटी होती है, जो भी कोशिका होती है कितने भागों से मिलकर बनी होती है, वो हम देखेंगे। तो कोई सी भी कोशिका है, चाहे पादप कोशिका हो या दंत कोशिका होती है, वह कोशिका 3 भागों से मिलकर बनती है। उसके 3 भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, दूसरा न्यूक्लियस केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन तीनों भागों से मिलकर ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म। कोशिका मतलब साइटोप्लाज्म। तो इन तीनों भागों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, पूरी कोशिका का निर्माण होता है। अब कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका का आकार बनाने का कार्य करती है। कोशिका के सबसे बाहरी भाग, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वही कोशिका झिल्ली होती है, जो मुख्यतः प्रोटीन तथा वसा, लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स की वसा से मिलकर बनती है। इसका जो आकार होता है कोशिका झिल्ली का, ये व्यास होता है, इसकी मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच इसकी मोटाई होती है इस झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में केवल एक ही होती है ये झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली कर सकते हैं। समझ गए? मतलब पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस कारण से कोशिका झिल्ली ही बाहरी आवरण का निर्माण होती है जंतुओं में, जबकि पादपों में कोशिका झिल्ली की ओर बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। तो प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली हो जाती है, केंद्रक हो जाता है और कोशिका द्रव्य हो जाता है। इन तीनों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करती है। इसकी बनी होती है वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की मध्य होती है और इसे वर्णात्मक
झिल्ली भी कहते हैं या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसे कहते हैं। अब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं, पदार्थ भी पाए जाते हैं। जब इसके कोशिका के बाहर से, मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर से कोई पदार्थ अंदर आता है तो ये किसी विशेष प्रकार के जो पदार्थ होता है उन्हीं को ये ग्रहण करती है या अंदर से बाहर जाने देती है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कह सकते हैं या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करने वाली जो झिल्ली होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एक इसकी बनी होती है तो वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। इसकी जब मोटाई होती है तो वो कितनी होती है? तो 75 से 100 अंगस्ट्रॉम के मध्य होती है और इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब कार्य क्या हो जाता है कोशिका झिल्ली का? कार्य कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है पदार्थों का आवागमन करने का कार्य करती है। जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर उनको बाहर भेजना, कोशिका के बाहर भेजना या अंदर की ओर ग्रहण करना। फर्स्ट कार्य क्या रहता है? नंबर 1, विभिन्न पदार्थों का आवागमन, ट्रांसपोर्ट, आवागमन करना। विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का आवागमन कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है उस कोशिका में ये सबसे बाहरी आवरण होगी, कोशिका झिल्ली होगी और यहाँ पर होता है मान लीजिए केंद्रक। अब इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? पदार्थों का आवागमन करती है, पदार्थों का आदान प्रदान करती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को बाहर निकालना है, इस पदार्थ को बाहर निकालना होता है तो वो किसके माध्यम से होगा? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। साधारणतः जो विसरण की क्रिया होती है, विसरण किसे कहते हैं? पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने के कहलाता है विसरण कहलाता है। तो जो विसरण की क्रिया होती है, इस विसरण की क्रिया के माध्यम से जो भी पदार्थ है, यदि पदार्थ की सांद्रता कोशिका झिल्ली के अंदर ज्यादा है तो वह पदार्थ कहाँ पे चला जाएगा? कोशिका झिल्ली के बाहर चला जाएगा। और यदि कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ की सांद्रता कम है तो वो बाहर से अंदर की ओर ग्रहण कर ले जाएगा। इस प्रकार से जो पदार्थ होता है उन पदार्थों का विसरण की क्रिया के माध्यम से क्या कर लिया जाता है? या तो बाहर भेज दिया जाता है पदार्थ को कोशिका झिल्ली के बाहर या अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाता है। तो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का आवागमन करना इसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य है। सेकंड, कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं या कोशिका के अंग हैं तो उनकी सुरक्षा करना, कोशिका अंगों की सुरक्षा करना या बाहरी आघातों से रक्षा करना भी किसका कार्य रहता है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका में उपस्थित कोशिकाओं को की सुरक्षा करना,
कोशिका को आकृति प्रदान करना, आकृति प्रदान करना। तो जो कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य है वो भी किसके माध्यम से होता है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। साथ ही कोशिका में उपस्थित कोशिकाओं की सुरक्षा भी कौन करता है? तो वह कोशिका झिल्ली करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट, विसरण की क्रिया के माध्यम से, जो विसरण की क्रिया होती है उस क्रिया के माध्यम से पदार्थों का आवागमन करना। समझ गए? विसरण मतलब जो कोई पदार्थ है, चाहे गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ऑक्सीजन गैस है, उन गैसों का परिवहन भी किसके माध्यम से होता है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा विभिन्न पदार्थों या गैसों, जैसे कौन सी है? CO2 व O2 का कोशिका में आदान प्रदान करना। करना और बाहर निकालना। तो ये भी किसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, अगला जो कोशिका झिल्ली है उसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? कुछ ही पदार्थों को अंदर की ओर आने देती है या अंदर से बाहर की ओर जाने देती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? कारण क्या है इसका? क्योंकि यह कोशिका के अंदर कुछ ही पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करती है या कुछ ही जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने देती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो विभिन्न पदार्थों का आवागमन करना इसका कार्य है। कोशिका में उपस्थित कोशिकाओं की सुरक्षा करना उसके झिल्ली का कार्य है। कोशिका को आकृति प्रदान करना। नेक्स्ट, विसरण की क्रिया के द्वारा विभिन्न पदार्थों का आवागमन करना, आदान प्रदान करना कोशिका झिल्ली का कार्य रहता है। जब कोई पदार्थ है कोशिका झिल्ली के अंदर से बाहर की ओर जाता है, जब भी कोई पदार्थ है कोशिका झिल्ली के अंदर से बाहर की ओर गमन करता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और जब कोई पदार्थ है कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उस क्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई पदार्थ कोशिका के भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित या निकाला जाता है, तो इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई पदार्थ कोशिका के भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है या निकला जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और जब कोई पदार्थ है कोशिका के
बाहर से अंदर की ओर गर्म किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं। वो भी पॉइंट लिख लीजिएगा। जब कोई पदार्थ कोशिका के बाहर से अंदर की ओर या भीतर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश करता है तो इसे इस क्रिया को तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ कोशिका के बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब कोई पदार्थ कोशिका के भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो इनमें भी ध्यान रखिएगा, तो पूछ दिया जाता है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं। दोनों में अंतर भी आना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, किस प्रकार से क्या होता है। तो ये कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके कार्य हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हो सकते हैं? वो तो जो पादप होते हैं तो पादपों में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो जो पादप है तो पादपों में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है यह सेल्यूलोज से निर्मित होती है। सेल्यूलोज पादपों में जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन जो होता है बहुत अधिक समय लगता है, इसमें जटिल पदार्थ होता है, इसका पाचन धीमे धीमे होता है। इसलिए जब पादपों को या घास को जंतु खाते हैं तो वो जुगाली करते हैं। तो जुगाली क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन क्या होता है? अधिक समय लगता है इसमें पाचन में। तो जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब जो कोशिका भित्ति है, हमने देखा है जो कोशिका होती है पादप कोशिका, उस पादप कोशिका में दो लेयर होती है, दो स्तर होते हैं। ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और जबकि अंदर वाली है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली डिफरेंट है। तो पादपों में दो झिल्लियां होती हैं, एक तो कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है। तो केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और ये किससे बनती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ से बनती है। कोशिका भित्ति है, उसका कार्य क्या होता है? कार्य
तो पादपों में पाई जाती है। तो पादप जो होते हैं उनमें कोशिका का आकार बढ़ाना या आकृति प्रदान करना इसका कार्य होता है। कोशिका के विभिन्न जो अंग हैं उनकी सुरक्षा करना, बाहरी आकृतों से सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? कोशिका भित्ति का कार्य होता है। पादपों में कोशिका को आकृति प्रदान करना, आकृति प्रदान करना, नेक्स्ट कार्य कोशिका की विभिन्न अंगों की सुरक्षा करना, विभिन्न अंगों की सुरक्षा करना और साथ ही साथ पादप कोशिका में पदार्थों का आवागमन करना भी हो सकता है। पदार्थों का आवागमन करना, पदार्थ होते हैं जिनका आवागमन भी इसके माध्यम से हो सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के माध्यम से हो सकता है। तो पादपों में कोशिका को आकृति प्रदान करना, कोशिका के विभिन्न अंगों की सुरक्षा करना और पदार्थों का आवागमन करना ये कोशिका भित्ति के कार्य होते हैं। तो अभी तक हमने देखा है जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति होती है, उसके बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में दूसरा भाग रहता है इसका कोशिका का केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है वह मुख्य अंग होता है इसका कोशिका का, जिसे कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक, उसके बारे में भी देखेंगे हैं। कोशिका की संरचना में दूसरा भाग आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है केंद्रक। इंपॉर्टेंट भाग है ये। केंद्रक, न्यूक्लियस, तो जो केंद्रक होता है इस केंद्र की खोज सन 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1663 में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और जो केंद्र होता है इसे हम कोशिका का नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक, तो कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को या केंद्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका में उपस्थित विभिन्न जो अंग होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, उनकी देखरेख करता है। कोई अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रण भी कहते हैं। तो ये कोशिका के विभिन्न अंगों का नियंत्रण करता है। जो केंद्र होता है प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में जो आरबीसी होती है, मनुष्य की एक कोशिका है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका है। मनुष्य में
मनुष्य की लाल रक्त कोशिका आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती है उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। एकमात्र ऐसी कोशिका होती है मनुष्य के अंदर जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अन्यथा जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। केवल आरबीसी जो होती है उस आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मनुष्य में वह कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो कौन सी कोशिका है? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका है। जबकि पादपों में जो चालनी कोशिका होती है, चालनी कोशिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? पादपों में चालनी कोशिका केंद्र अनुपस्थित होता है। चालनी कोशिका केंद्र अनुपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की वह कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो आरबीसी है। और पादपों में कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो कौन सी? चालनी कोशिका है। ये बातें भी आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। हमने जो केंद्रक है, केंद्र के आधार पर भी कोशिका के प्रकार देखे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनमें केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट होती है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिका नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? जिसमें कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या विभिन्न प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं यूकैरियोटिक। इसके बारे में पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केंद्रक के आधार पर डिफरेंट क्या होता है? तो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक एक तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है? मध्य में होता है, बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो केंद्रक है, तो केंद्र की संरचना भी हम देख लेते हैं। केंद्रक किस प्रकार से होता है, इसका संगठन किस प्रकार से होता है। केंद्र की संरचना, केंद्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, मध्य में केंद्रिका होती है और केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। ये भाग आ जाते हैं। केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये केंद्रक झिल्ली बाहर की ओर होती है, इसको बाह्य केंद्रक झिल्ली कहते हैं। बाह्य केंद्रक
झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली, और जो अंदर की ओर होती है उसको अंतर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। बाहर की ओर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं, और जो अंदर की ओर होती है उसको हम कहते हैं अंतर केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। मध्य में प्रत्येक केंद्र होता है, उस केंद्र के बिल्कुल सेंटर में केंद्रिका पाई, केंद्रिका उपस्थित होती है, और केंद्रिका है और केंद्रक झिल्ली उसके बीच में उपस्थित जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और उसी केंद्रक द्रव्य में धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती है, भिन्न धागों के समान संरचनाएं होती है। इनको हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ये केंद्र की संरचना है, केंद्र की संरचना। जो कोशिका है, केंद्र झिल्ली है, केंद्र झिल्ली है, उसमें केंद्र झिल्ली के बीच में कुछ स्थान पाए जाते हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, केंद्रक छिद्र कहलाएगा, केंद्रक छिद्र। केंद्र की छिद्र कह सकते हैं, केंद्र छिद्र या केंद्र की छिद्र। तो जो केंद्र है इसमें संरचना में क्या क्या हो सकता है देखिए आप। तो सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, एक तो अंतर केंद्रक झिल्ली और दूसरी है बाह्य केंद्रक झिल्ली। जो बाहर की ओर होती है तो बाह्य केंद्रक झिल्ली, और अंदर की ओर होती है उसको हम कहते हैं अंतर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जो केंद्रक झिल्ली है उनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्र होता है, उस केंद्र के बीच में मध्य में केंद्र में केंद्रिका उपस्थित होती है। जो केंद्रिका होती है इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना वैज्ञानिक था। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज की थी। अब केंद्रिका है और केंद्रक झिल्ली है, उसके बीच में केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियो प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्लाज्म उपस्थित होता है, द्रव्य पदार्थ इसमें उपस्थित होता है। और जो केंद्रक द्रव्य है उसी में धागे के समान जो संरचना है, केंद्रक द्रव्य में धागे के समान जो संरचना है जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर रेखिक क्रम में बिंदुओं के समान संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए गुणसूत्र है। इन गुणसूत्रों पर बिंदुओं के रूप में संरचना दिखाई देती है रेखिक क्रम में। इन बिंदुओं को चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। और जिन्स के द्वारा ही
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका संचरण होता है। इसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से। तो जीन्स भी क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनका संचरण करने का कार्य करते हैं। अब जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन, डीएनए व प्रोटीन से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए फुल फॉर्म पूछ भी जाती है। डीएनए का पूरा रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड भी कह सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं या अम्ल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? एसिड, और हिंदी में अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है यह डीएनए का पूरा रूप होता है। तो क्रोमोसोम होते हैं तो वो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो डीएनए जो होता है एक प्रकार से एक दूसरी पीढ़ी में संचरण करने वाला पदार्थ है। तो मुख्यतः जो जीन्स होते हैं, जीन्स के द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन, एक कोशिका होती है वह दो कोशिकाओं में, दो या और अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसमें मुख्यतः जिम्मेदार कौन होता है? गुणसूत्री होते हैं। तो ये केंद्र की संरचना, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। केंद्र की संरचना में क्या हो सकता है? सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में, बाह्य और अंतर केंद्रक झिल्ली। बाह्य केंद्रक झिल्ली बाहरी आवरण का निर्माण करती है केंद्र के, और अंतर केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली का आंतरिक भाग होता है। फिर जो केंद्रक झिल्ली है उसी में एक केंद्रिका पाई जाती है अंदर की ओर, मध्य में, केंद्र के मध्य में, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है, और केंद्रक द्रव्य में धागे के समान संरचनाएं हैं, इसको हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, और ये इन्हीं के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स के द्वारा आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। अब जो केंद्र होता है, केंद्र का कार्य क्या होता है? केंद्र के कार्य, केंद्र के कार्य। तो जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के विभिन्न अंगों का नियंत्रण करता है, कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। कोशिका का नियंत्रण कहते हैं क्योंकि
यह कोशिका के अंगों का नियंत्रण करता है, देख रेख करता है, देख रेख करता है। कोशिका के अंगों का नियंत्रण या देख रेख करता है। इस नाम से कोशिका का नियंत्रण भी करते हैं। सेकंड, कोशिका के अंगों का उपापचयन करना, उपापचयन करना। कोशिका के जो अंग होते हैं उनका उपापचयन करना। उपापचयन का मतलब क्या हो सकता है? उनको यदि जटिल अणु होते हैं तो उनको छोटे टुकड़ों में बदलना, यदि छोटे होते हैं तो उनको बड़े में बदलना। ये किसका कार्य रहता है? केंद्रक का कार्य। साथ ही साथ जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में उपस्थित होते हैं, इसलिए आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का एक स्थिति में पहुंचाना भी किसका कार्य होता है? केंद्रक का। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ये भी किसका कार्य होता है? केंद्रक का कार्य होता है। ये केंद्र के कार्य कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट बात कोशिका का नियंत्रक है, क्योंकि यह कोशिका के विभिन्न अंगों की देखरेख करता है, उनका नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य हो जाता है मतलब कोशिका के अंगों का उपापचयन करना। और नेक्स्ट, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना या संचरण करना। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना या संचरण करना, ये इसका कार्य है। केंद्रक के बाद में कोशिका का एक और भाग हो जाता है, पार्ट हो जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कह सकते हैं इसको। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली है और केंद्रक है, उसके बीच उपस्थित द्रव्य पदार्थ को नाम क्या देता है? कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोशिका जंतु कोशिका है, और इसी में क्या उपस्थित है? यहाँ पर केंद्रक उपस्थित है। तो ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली और ये क्या है? केंद्रक है। अब कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच जो कोई भी द्रव्य पदार्थ उपस्थित है यहाँ पर, कोशिका क्या कर सकते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के बीच उपस्थित द्रव्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं?
कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित हो जाता है, लाइसोसोम हो जाते हैं, रिक्तिका हो जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाती है, गोल्जी कहा जाता है। तो ये विभिन्न अंग किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं ये, कुछ जो जिन पे झिल्लियां नहीं पाए जाते हैं वो भी इनमें उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, रिक्तिका हो सकती है, गोल्जी हो सकता है और अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ये कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। अब कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों ही मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अर्थात जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य क्या हो सकता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र के अंदर कौन सा द्रव्य होता है? केंद्र द्रव्य, केंद्र द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य तथा केंद्र द्रव्य को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य से मिलकर किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो ये कोशिका की संरचना होती है, कोशिका होती है। इस कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग हो जाते हैं? कोशिका झिल्ली हो जाती है, दूसरा भाग हो जाता है केंद्र हो जाता है और थर्ड भाग आता है उसमें कोशिका द्रव्य हो जाता है। तो आज हमने कोशिका की जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में अध्ययन किया है। अपेक्षा यही है कि आपको समझ में आया होगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अधिक से अधिक जो वीडियो हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।